मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज पेश होना है बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। अब से कुछ देर के बाद बजट पेश किया जाएगा। बजट पेपरलेस होगा। ये ई बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट का अनुमान है। चुनावी साल में ढेर सारी मिल सकती हैं सौगातें। युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने की संभावना है। किसानों को भी कुछ अच्छी चीजें मिल सकती है इस बजट में, क्योंकि चुनावी साल में किसानों का बहुत ध्यान रखा जाता है और इस बार भी यही उम्मीद। लगातार विपक्ष हमलावर है किसानों के मुद्दे को लेकर। ऐसे में सरकार ने भी भरपूर कोशिशें की है। तमाम योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में और ऐसे में ये बजट बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि चुनावी बजट ये और चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट ये, आपको बता दें ये जो सेशन चल रहा है उसका। और ऐसे में आज तीसरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बहुत उम्मीदें मध्य प्रदेश वासियों को। ज्यादा कुछ नहीं रह जाता राज्यों के पास जीएसटी आने के बाद, लेकिन फिर भी उम्मीदें बड़ी हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में। तो बजट पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कितना उम्मीद करें, कितना उम्मीदों पर खरा उतर सकता है बजट, क्या कुछ तैयारी है। इसके लिए 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले उनको मुखातिब कराते हैं आपसे। हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से दिव्या गुप्ता जी। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ है आनंद जाट जी। आनंद जाट जी, आपका भी स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके आगे आगे अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बजट का सीधा प्रसारण भी INS 24/7 आपको बताएगा। लेकिन पहला सवाल दिव्या जी आपसे, क्या खुशखबरी लेकर आ रही है मध्य प्रदेश के लिए आपकी सरकार? एक बात तो तय है सोनल जी की, जब बजट आने वाला होता है तो एक अलग सा ही एक उत्साह समझ में आता है, सब में व्याप्त रहता है। उम्मीदों पे दुनिया टिकी है, तो इसलिए उम्मीद का बजट होता है हमेशा। और जैसा कि आपने अपने उसमें कहा कि चुनावी वर्ष है, तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आएगा, बहुत सारी सौगातें लेकर आएगा। और 3 लाख करोड़ का बजट कोई छोटा मोटा बजट नहीं होता है। तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये बजट है वो बहुत ही सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी इस तरह का एक बजट होने वाला है, जहां पर सभी का भरपूर ध्यान रखा जाने की ऐसी उम्मीद है। और उत्साह इसलिए रहता है क्योंकि उसमें सबको लगता है कि हमारे लिए कुछ नया, कुछ नवाचार होगा, कुछ नया होगा। तो ये बहुत उम्मीदों का बजट है और हम सब उत्साहित हैं। जैसे ही 11 बजेंगे और बजट का वो पिटारा खुलेगा, तो हम सब उसके लिए उत्साह से बैठे हुए हैं सुनने के लिए। ठीक है, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। और 10:05 का वक्त हो चुका है। जाहिर तौर पर जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा उम्मीदें बढ़ेंगी दिव्या जी आपसे, आपकी सरकार से। जाहिर तौर पर उम्मीदों पर खरा उतरे, इसी उम्मीद के साथ नाखुश तो पहले से नहीं हो जाएंगे आनंद जाट जी, या अभी इंतजार करेंगे 11 बजे का? और जैसे ही पिटारा खुलेगा, वैसे तो आप ई बजट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही खुलेगा उसके बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं आनंद जाट जी? देखिए, अगर दिव्या जी कुछ और कह लीजिए। दिव्या जी शायद कम कम रह गया होगा। तो जब हम सरकार चुनते हैं तो हम ये कोशिश में होते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो सबको सुरक्षा दे, एक ऐसी सरकार हो जो किसान को उनकी फसलों का उचित दाम दे, युवाओं को रोजगार दे, माताओं बहनों को स्वतंत्रता दे। और साथ ही हम ये कोशिश में होते हैं कि सामाजिक वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण बने, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सबके लिए ऐसी मंगल कामना वाली सरकार हो। तो इस बजट से मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त करने की कोई पहल की जाए। मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो कोविड के दौरान हमने देखा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना किस प्रकार चरमराई हुई थी, तो वो स्वास्थ्य अधोसंरचना अच्छी बने, ऐसी कोई पहल हो। युवाओं के रोजगार का जो 1 लाख रुपए का 1 लाख रोजगार का जो बार बार घोषणा के तौर पर मुख्यमंत्री जी लेकर घूमते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बजट में वो उसका रोडमैप प्रस्तुत करेंगे कि कैसे 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि किसानों को बार बार कहा जा रहा है कि हमने समर्थन मूल्य इतना बढ़ा दिया, विज्ञापनों में बहुत दिखाई देता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज वो कोशिश करेंगे कि समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसकी श्योरिटी भी कर देंगे। चूंकि समर्थन मूल्य केंद्र का मामला है, पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को जो कंपनसेट किया जा सकता है उसकी कोई एक स्कीम यहाँ आ सकती है। पर ये सब उम्मीदें मुझे लगता है एक झटके में बेमानी भी हो सकती हैं, क्योंकि जो अब तक का अनुभव रहा है उसमें ये है कि किसान हित की बातें राजनीतिक मंचों से बहुत हुई है,
लेकिन जब ठीक। किसान कर्ज आ रही हूँ माफी दिव्या की जी। योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई, तो उस किसान कर्ज माफी की योजना का भले ही नाम बदल देते आप, कांग्रेस की योजना थी, आप बदल देते नाम, उस नाम बदलकर किसानों की उस योजना को लागू कर सकते थे। किसान कर्ज मुक्त क्यों नहीं होना चाहिए? डिफाल्टर डिफाल्टर चिल्लाते, कहते हैं 0% ब्याज पर हम लोन देते हैं, तो फिर डिफाल्टर क्यों हो रहे हैं किसान? 0% ब्याज है ना, तो डिफाल्टर किस बात के लिए हो रहे हैं? ठीक। तो हमारी योजना ये रहती कि हम कर्ज मुक्त करते, और ये हर बार कहते हैं कि किसानों का इतना कर्ज बढ़ा दिया है हमने, दायरा बढ़ा दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी देखना होगा। लेकिन इस बीच दिव्या गुप्ता जी संशय इसलिए कर रहे हैं आनंद जाट जी कि एक तो पहले ही मध्य प्रदेश पे बहुत कर्ज है। जब आपने उनको सत्ता सौंपी थी 2018 में, तब आपने खाली मध्य प्रदेश दिया था। ऐसे में ये घोषणाएं भी तमाम जारी हैं, कह रहे हैं पोटला लेके मुख्यमंत्री घूमते रहते हैं। अब ऐसे में इन सब पर खरा कैसे उतरेंगे? सोनल जी, उनके पास पर्याप्त समय था, जिन्होंने बहुत सारे वादे करे थे कि हम कर्ज मुक्त कर देंगे, हम इनको इतना सब किसानों को बढ़ावा दे देंगे, कर्जा उनका माफ कर देंगे। बहुत सारी गिनती हमने भी सुनी थी, बहुत सारे वादे हमने भी सुने थे, और ये भी सुना था कि अगर 10 दिन के अंदर ये नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी बातें इतिहास जानता है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगी। आनंद जी, आपको थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूंगी। कई बार हम अपना विजन सिर्फ कर्ज माफी तक रखते हैं। क्या कुछ अच्छा ना होगा यदि हम इस बात की चर्चा भी करें कि क्या हमारे किसानों को उन्नत बीज मिले, क्या हम उनको सॉइल डिटेक्शन के साथ हम उनको जोड़ें, क्या हम उनको जितने वैज्ञानिक अभी नवाचार हुए हैं उनके साथ उनको जोड़ें, क्या उनको हम ना इस तरह से जोड़ें कि किस तरह से उनको अपने मवेशियों का पालन पोषण करना चाहिए जिससे कि उनकी उन्नति हो। देखिए, कर्ज माफी एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यदि मैं किसान उपयोगी मैं हूं अगर, या मैं उनकी वाकई कोई उन्नति चाहती हूँ, तो क्या मैं उनको साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ जोड़ने की काम नहीं करना चाहूंगी? क्या मैं वाकई उनका जीवन स्तर उठाना नहीं चाहूंगी? क्या मैं चाहूंगी कि वो वैसे सिर्फ कर्ज और कर्ज की माफी, फिर हम एक और कर्ज और फिर एक कर्ज की माफी, क्या आप और मेरी सरकारें क्या सिर्फ इसी खेल को खेलते रहेंगी? क्या हमें उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठाना चाहिए? मेरा मत इस बात को लेकर है कि इस बार का जो बजट होगा वो इस तरफ भी ध्यान दे रहा होगा कि हम किसानों को जीवन के साथ, उन्नति के साथ, किसान को किस तरह से उनकी किसानी किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक विषय होना चाहिए जिस पर आप और हमको कम से कम आज की तारीख में तो चर्चा जरूर करनी चाहिए। जल्दी से आनंद जाट जी, मुझे संदीप पौराणिक जी का भी रुख करना है। मैं बस दिव्या जी से पूछना चाहता हूँ, दिव्या जी ये 2023 का वर्ष है ना, 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने का एक झुंझुना पकड़ाया गया था, हो गई क्या? आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रही हैं, साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रही हैं, क्यों बीज माफिया पर कार्रवाई नहीं करती है आपकी सरकार? वो नकली बीज, आप उन्नत बीज की बात करती हैं, सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की क्या दुर्दशा है, ये आपसे छिपी हुई है क्या? आप किस दुनिया में जी रही हैं? मैं राजनीति नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बजट की बात है, लेकिन किसानों को कर्ज मुक्त करने पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। वहीं 10 लाख करोड़ के जो उद्योगपतियों को लोन राइट ऑफ किए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 16 लाख करोड़ रुपए अगर दिए जाएंगे तो पूरे देश का एक एक किसान कर्ज मुक्त हो जाएगा। ये लोकसभा का डाटा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और 10 लाख करोड़ उद्योगपतियों के लोन राइट ऑफ हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कुछ है, चाल कुछ है और चरित्र कुछ है। दिव्या जी जल्दी से, फिर मुझे संदीप जी का रुख करना है। ठीक है आनंद जाट जी, दोबारा आऊंगी आपके पास, जल्दी से दिव्या जी। आनंद जी, आपके डेटा का लाने का जो बहुत सारा एक तंत्र है, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप और हम जो बजट लेकर अभी बैठे हैं, जिस उम्मीद के साथ बैठे हैं, आपका डेटा कलेक्शन का बहुत अलग जरिया है। वो आप जिस भी ढंग से देखना चाहे देखें, जिस भी समूह के बारे में चर्चा करना चाहे, वो आपके एक बाबा जी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम जब मध्य प्रदेश का बजट लेके बैठे हैं, मेरा निवेदन आपसे सिर्फ इतना है, क्योंकि हम कम से कम एक नई दृष्टि से हम लेना चाहें, किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहें, उस बात की चर्चा करिए बनिस्बत इसके
कि बार बार आप और हम एक ही खेल खेलते रहे कि कर्ज माफी होगी आंकड़ों या के नहीं फेर होगी। में मत उलझाइए संदीप पौराणिक जी। अपन तो जमीन पर काम करते हैं, पता होता है कि क्या दिक्कत है, असल में लोगों की क्या परेशानी है। और ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि लोगों की परेशानी के बीच आर्थिक बोझ कम हो, ऐसी कुछ उम्मीद करें मध्य प्रदेश सरकार के इस बार के बजट से। देखिए सोनल जी, ये चुनावी साल है। ये बजट में चुनाव की झलक दिखेगी। वादे भी बहुत होंगे, इसे नहीं नकारा जा सकता। उम्मीद तो करता ही है, जब बजट आता है तो उम्मीद की जाती है। लेकिन इस बजट में जो उम्मीद दिख रही है वो मुख्य रूप से किसान तो होगा ही, साथ में महिलाओं पर खास जोर दिया जाएगा। मूल कारण उसका यह है कि शिवराज जी अपनी उस छवि को और आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उनकी लाडली लक्ष्मी योजना से बनी थी। तो ये कोशिश है, छवि को निखारने की कोशिश इस बजट में ज्यादा दिखेगी। और जहां तक आपने रियायत की बात की, तो जीएसटी के आने के बाद सरकार के पास बहुत कुछ हाथ में है नहीं। हाँ, किसानों के लिए जरूर कोई बड़ी रियायत की घोषणा हो सकती है, जिसे सरकार मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ले जाएगी। कारण उसका यह है कि कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है किसान कर्ज माफी का। वो सरकार भले चली गई कांग्रेस की, लेकिन वो मुद्दा अब भी जीवंत है, वो लोगों के बीच चर्चाओं में है। कांग्रेस उसको एक पूरी दमदारी से उठा रही है, क्योंकि विधानसभा में सरकार की ओर से भी जो जवाब दिया गया था उसमें 27 लाख किसानों की बात कही गई थी। तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये बजट पूरी तरह किसान, महिलाएं और नौजवान के लिए भी कोई घोषणा कर सकती है सरकार। एसटी एससी के लिए भी कुछ उम्मीद करेंगे? अभी इन सब वर्गों को बड़ा साधने की कोशिश चल रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। देखिए, एससी एसटी के लिए तो सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर एसटी वर्ग के लिए है। आप ये देखिए कि सरकार पूरी तरह उस काम में लगी हुई है, चाहे केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो, प्रधानमंत्री का दौरा हो, उनके स्मारकों को नए नाम देने की बात हो, प्रतीकों को स्थापित करने की बात हो, तो एसटी के लिए तो काम चल ही रहा है। हो सकता है कोई नया स्टेप ले पार्टी या सरकार, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो इसका एक बड़ा स्ट्रोक होगा, वो किसान को लेके और महिलाओं को लेके ज्यादा जोर नजर आएगा इसमें, जिसमें हो सकता है वैट में भी अगर रियायत की कोई बात आ जाए सामने तो अचरज नहीं होगा। ठीक, आनंद जाट जी, ये सवाल आपकी तरफ से, अब उस पर दिव्या जी देंगी, मैं खुद ही कर दे रही हूँ आपकी तरफ से कि देखिए, जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आप लोग कहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो आता है उसका हिस्सा जो राज्य को मिलता है वो पूरा देते नहीं है, सौतेला व्यवहार करते हैं। मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं है, तो उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश वालों को पूरा मिलेगा और देना भी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, बल्कि ज्यादा मिलेगा जो उसका हिस्सा उससे ज्यादा। मुझे जवाब देना है सोनल जी? नहीं, मैं आनंद जाट जी से बोल रही हूँ, फिर वो अच्छा। आपको तो देना ही है, आप ही बैठी हैं जवाब वाली कुर्सी पे, तो हम तो सिर्फ पूछने वाली स्थिति में। आपने मुझसे प्रश्न किया है या नहीं, मैंने कहा कि ये भी पूछ लीजिए, मैं और आपका सहारा बन रही हूँ इसमें कि ये सवाल जरूरी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में डबल इंजन की सरकार है, तो जो कलेक्शन आता है उससे हिस्सा कुछ ज्यादा बढ़ना चाहिए सोनल जी, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा होगा। मैंने फिर कहा कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि डबल इंजन नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन हो गया, क्योंकि बहुत सारे नगरीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। तो ये तो डेफिनेटली तय है कि मैं फिर आपसे वही कहूंगी कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। हाँ, एक बात जरूर तय है, उम्मीद तो बहुत लगाते हैं, यही तो आनंद जाट जी और उनकी पार्टी कहते हैं कि बस उम्मीदें बंधाते हैं, उन पर उतरते नहीं है पूरा। तो इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि कुछ डिब्बे नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए थे वो कांग्रेस के भी जुड़े हुए हैं। मैडम सोनल जी, मेरा निवेदन इस बात का है कि अभी बजट नहीं आया, उसके पहले आनंद जाट जी विरोध के उसमें बैठ चुके हैं, तो वो उस कुर्सी पे बैठे हैं। हाँ, उस कुर्सी पे बैठे। सुना ही नहीं है, लेकिन उसके पहले उनका विरोधी इस बार आनंद जाट जी की आवाज खोल दीजिए प्लीज। हाँ, अरे आप लोग क्यों विपक्ष की आवाज सुनने दीजिए ना। इसलिए उनके विरोध की चिंता इसलिए मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बजट जितना भी रोजगार उन्मुखी आएगा, महिलाओं के प्रति आएगा, किसानों के प्रति आएगा, आनंद जी का विरोध पहले तैयार है। नहीं, पर उनकी वो देख रहे हैं, विपक्ष में है तो वो जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर विकास यात्रा के दौरान जो कुछ हो रहा है। आनंद जी कहिए। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ दिव्या जी, आप कर्ज मुक्ति की घोषणा कीजिए, मैं खड़े होकर स्वागत करूंगा आपके मुख्यमंत्री का। सर, आप कर्ज मुक्ति पे क्यों अटके हैं? कर्ज मुक्ति पे क्यों अटके? कुछ और समस्याएं, किसानों से बाहर थोड़ा सा निकल के कुछ और समस्याएं जो दिखती हैं आपको? देता हूँ, 1 लाख नौकरियों का रोड मैप दे देना। मैं और उम्मीद से है। कब तक हम केवल पाइपलाइन की ही बात करेंगे? 18 साल का समय कम होता है सोनल जी?
मध्य प्रदेश क्यों स्वास्थ्य के क्षेत्र के इंडिकेटर में 19 बड़े राज्यों में नीति आयोग के अनुसार जो है वो 17वें नंबर पर है, शिक्षा में क्यों 17वें नंबर पर है? तो मध्य प्रदेश में 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद अगर 37% आबादी यानी 2.5 करोड़ लोग गरीब हैं, तो ये किसकी असफलता होनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विरोध नहीं किया। मैं तो आज उम्मीद कर रहा हूं कि राजस्थान की सरकार जो है 1 अप्रैल से 500 रुपए में गैस का सिलेंडर माताओं बहनों को देने जा रही है। क्या मध्य प्रदेश में होगा क्या? दिव्या जी बता दें। ठीक, दिव्या जी जल्दी से, और इसके अलावा ये भी जी जल्दी से, पहले आनंद जाट जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ आनंद जी, राजस्थान सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देने जाएगी, उसका व्यय राजस्थान सरकार खुद लेगी? कौन लेगा? मोदी जी तो लेने से रहे। वाह, क्या अगर बात है, क्या बात है, होता तो बधाई। सर ठीक है, वक्त कम है, हम इधर उधर नहीं जाते हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश के बहुत सारे विषय हैं। दिव्या जी, बच्चों के स्कूल में जाने की संख्या घटी, ये एक चिंताजनक है, आपका आर्थिक सर्वेक्षण ये कह रहा है। 60,000 जॉब्स कम हो गई हैं इन 4 सालों में, इस पर चिंता करेगी सरकार? इसके लिए क्या लेकर आएंगे? एक तरफ वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जॉब्स घट रही हैं। मैम रिपीट कीजिए, मेरा कनेक्शन कट गया था। ठीक है, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या जॉब घट रहे हैं मध्य प्रदेश में? एक तरफ तो वादा है नौकरियां देने का, क्या स्कूल में बच्चे कम पढ़ने जा रहे हैं? ये सब जानकारी है, आर्थिक सर्वेक्षण में चिंता जाहिर की है। सोनल जी, भूलिए मत कि हम उस सारे के सारे आर्थिक सर्वेक्षण में हम पोस्ट कोविड काल में बैठे हैं, जहां पर हमने नौकरियां भी गंवाई, जहां पर रोजगार पे बहुत बड़ा एक बोझ भी आया, जहां पर उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया था। लेकिन धीरे धीरे वापस वो पटरी पर आ रही है गाड़ी, धीरे धीरे वापस एजुकेशन ने टेक ऑफ मोड लिया है, रोजगार वापस लेकर आ रहा है। और माननीय आनंद जाट जी को जितने रोजगार की डेटा चाहिए, सरकारी वेबसाइट को प्लीज विजिट करिए। जितनी आप विजिट करेंगे उसमें सरकार ने जितनी रोजगार पर जितना काम करा है, वो सारा का सारा काम उस पर है। प्राइवेट सेक्टर के रोजगार अलग है, सरकारी रोजगार का सेक्टर अलग है, मुद्रा योजना में जो स्व रोजगार है वो अलग है। तो सर आपको पूरा का पूरा रोजगार का पिक्चर मिलेगा, थोड़ा सा उसको भी ध्यान दे लिया करा करिए। आनंद जी जल्दी से। जी बस मैं इतनी सी बात करता हूँ। कल विधानसभा में एक प्रश्न पूछा था हमारे विधायक मेवाराम जाटव जी ने। उन्होंने पूछा था कि जो 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, आज दिनांक तक उनमें से कितनों को सरकारी नौकरी मिली है? माननीय रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी ने जवाब दिया कि 21 लोगों को 39 लाख युवाओं में से 21 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। ये मेरा डाटा नहीं है, विधानसभा का डाटा है, आपकी मंत्री का डाटा है। और आज के अखबार इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। दिव्या जी, आप यहाँ भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए कि डाटा। दिव्या जी जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। संदीप जी सवाल है फिर मेरा निवेदन ये है कि 21 अगर उन्होंने कहा है तो इसको वापस हमको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि 21 आंकड़ा ना मुझे हजम हो रहा है ना आपको हजम हो रहा है। तो थोड़ा सा हम उस बात को लेकर रिवाइज कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये आंकड़ा किसी को भी हजम नहीं हो सकता है कि आप 21 सिर्फ 21 सरकारी अगर नौकरियां मिली हैं, तो इस बात को लेकर हमको थोड़ा सा रिविजन जरूर करना चाहिए। किसको रिवीजन? वो तो विधानसभा में मंत्री ने कहा, उसकी बात कर रहे हैं दिव्या जी, किसको रिवीजन करना है? कह रहा हूं मैं नहीं, मेरा निवेदन सिर्फ इसी बात को है कि रोजगार यदि उन्होंने उपलब्ध करवाया है और रोजगार उपलब्ध हुआ है, तो सरकारी को अगर 21 मिला है तो बाकी सेक्टर में भी तो आया है। ठीक है संदीप पौराणिक जी, सबसे ज्यादा फोकस करने की अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जब कर्जा इतना सारा हो, इतनी सारी योजनाओं हो, और एक वो बहना को आर्थिक सहायता देने की जो एक बड़ी योजना सरकार ने की है, 12,000 रुपए हर बहना को हर साल सरकार को देने हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के बाकी लोग जो हैं, आम लोग भी हैं, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं और क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सरकार की? देखिए, मैं मानता हूं कि आर्थिक तौर पर रियायत मिले ना मिले, लेकिन जो मूल जरूरतें हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा मध्य प्रदेश की पहली जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि हम इन मामलों में लगातार पिछड़ रहे हैं। इस पर सरकार का खास गौर होना चाहिए। जो ये योजनाएं आती हैं, रियायत देने की आती है, ये पूरी तरह वोट पर ज्यादा निर्भर होती हैं सोनल जी। और सरकार की कोशिश होती है चुनाव जीतना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप सुधार रहे हैं, सड़कें सुधर रही हैं, सिंचाई व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन आज मध्य प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बड़ी बुरी हालत है। दूसरा है रोजगार।
रोजगार के मामले में युवा आपके यहाँ बढ़ता जा रहा है, लगातार पंजीयन बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ उद्योग आ रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहे हैं जिसकी जरूरत है। श्रमिक तो तैयार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन स्किल्ड लोगों को रोजगार कम मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर इस पर ध्यान होगा तो बेहतर मध्य प्रदेश बन सकेगा। ठीक है दिव्या जी, ये महत्वपूर्ण है। आप कब तक कहते रहेंगे हमने इतनी बड़ी समिट करा ली, इतने मेहमानों को बुला लिया, इतने बड़े आयोजन करा लिए, स्किल्ड युवा तो यहाँ नहीं मिलते, और इसीलिए शायद ये आते सब हैं, बढ़िया से एंजॉय करते हैं 4-5 दिन, लेकिन जिस तरह की उम्मीद करते हैं कि उसके बाद इंडस्ट्रीज लगे, लोगों को रोजगार मिले, वैसा कुछ खास दिखता नहीं है। पिछले बार के अभी तक के अनुभव बता रही हूँ। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर देखिए सोनल जी, स्किल डेवलपमेंट के तो बहुत सारे योजनाएं भी चल रही हैं, सेंटर्स भी चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है। इंडस्ट्री को आने नहीं आने, एमओयू साइन होने के बाद जो उसका क्रियान्वयन का प्रोसेस है, उसको प्रोसेस पे आने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन तय बात है कि इंडस्ट्री मुहाने पर खड़ी है और इंडस्ट्री फ्रेंडली मध्य प्रदेश मैडम, जरूर हुआ है। मैं तो 18 साल से इंतजार कर रही हूँ, मैं 18 साल से इंतजार कर रही हूँ, देख रही हूँ मैं कि कितने एमओयूज हुए हैं, कितने आए हैं। संदीप पौराणिक जी ने इसकी चिंता जाहिर की है। अभी का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दे रहा है कि बच्चे कम जा रहे हैं स्कूल, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश वैसे भी शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ऐसे में बहुत उम्मीद की बेहतर बच्चों को तैयार किया जाए। समय समय पर जो है वो घोटाले सामने आते रहते हैं। आनंद जाट जी, ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक आप बात कह रही हैं। पौराणिक जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही, और ठीक है, रियायती योजनाओं को बंद कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का भविष्य अगर सुधारना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपको काम करना ही पड़ेगा। इसके बिना, चूंकि 18 साल में के बाद, अगर शासन के बाद शिक्षा की स्थिति खराब है, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार की सबसे कम प्रायोरिटी में रही है, और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के भविष्य का मामला है, और जनांकीय लाभांश, जिसे हम डेमोग्राफिकल डिविडेंड कहते हैं, वो अगर हम नहीं कमा पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश का भविष्य कहाँ होगा, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हर जगह हम आउटसोर्स की बात कर रहे हैं। आउटसोर्स की बजाय अगर हम सीधे युवाओं को नौकरी से जोड़ दें तो क्या दिक्कत है? क्यों हमें ये कमीशन खोरी की व्यवस्था, ठेके की व्यवस्था चाहिए? और 5 जून 2018 का वो मंत्रिपरिषद का एक संकल्प पत्र है जिसमें कहा गया था कि संविदा की व्यवस्था जो है, शोषण की व्यवस्था, हम इसे खत्म करना चाहते हैं। आज हर वर्ग जो है वो संविदा का वर्ग जो है आंदोलनरत है। क्यों है? खत्म कीजिए ना इन सबको। मध्य प्रदेश के ही लोग हैं, आप लेकर आते हैं और फिर खत्म करने की उम्मीद दिव्या जी उनकी पार्टी से करते हैं। दिव्या जी बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपसे कहना चाहती थी सोनल जी, कुछ इसी तरह की कुछ बहुत सारी घोषणाएं कांग्रेस ने भी करी थी, जिसके बारे में हम सिर्फ सुनते ही रह गए और पूरा करने के लिए वादे हम देखते ही रह गए, और फिर उसके बाद कहीं और चला गया, आपका ध्यान केंद्रित कहीं और हो गया और किसी और इंडस्ट्री पर आपका ध्यान चला गया। हम उम्मीदें तो आप लोगों ने भी बहुत सारी जगाई थी, वादे तो आपने भी बहुत सारे करे थे, लेकिन मैं प्रश्न ही पूछते रह गए आपसे कि क्या करा आपने उन वादों का, क्या हुआ चलिए, तेरा वादा? आधा घंटे से भी कम का वक्त है, इंतजार कीजिए। आनंद जाट जी, आप भी खूब सारे सवाल तैयार करके रखिए, क्योंकि आप तो अभिभाषण से ही नाराज हैं राज्यपाल के। उसमें भी जो है प्रस्ताव लाने वाले हैं, कटौती प्रस्ताव। आपने कहा कि सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। संदीप पौराणिक जी, हम फिलहाल यही कर सकते हैं कि उम्मीद करते हैं, फिर क्या होगा उस पर और चर्चा करेंगे। दिव्या जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और मध्य प्रदेश वासियों को भी। क्या कुछ आता है खास? बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए, आप तीनों मेहमानों का। और मध्य प्रदेश का बजट है अब से कुछ देर के बाद, सिर्फ आधा घंटे का वक्त शेष रह गया है। इस बीच आपको बता दें कि बजट आधा घंटे के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करें।